Hello everyone. I hope everyone have already watched the previous videos. तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने डाइपोल की स्टार्टिंग की थी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ देखी थी बताओ, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देख ली थी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने देख ली थी कहाँ पर, एक्सियल लाइन पर, और एक कहाँ पे हमने देख ली थी, एक हमने देख ली थी इक्वेटोरियल लाइन पर। अब आगे हमने बात की थी कि हम एक और जो है फॉर्मूला निकालेंगे, वो फॉर्मूला है जनरल पॉइंट का। तो देखो हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एट जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट पे देखो अब हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो देखो जनरल पॉइंट में हमने कुछ नया नहीं करना। हमने जो फॉर्मूले अभी तक एक्सियल लाइन के निकाले और जो इक्वेटोरियल लाइन के निकाले, उन दोनों फॉर्मूले को ही हमने यहाँ पर यूज करना है। तो किस तरह से यूज करना है तो जरा ध्यान से देखेंगे। तो देखो ये माइनस क्यू प्लस क्यू एक डाइपोल हमने बना रखा है। ये माइनस क्यू से प्लस क्यू डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड मान लो है कुछ पी, तो इसको लिख दिया हमने क्या, पी लिख दिया। ठीक बात है। अब देखो अब हमने क्या किया, देखो हमने कहाँ फील्ड निकालनी है। एक पॉइंट है, एक पॉइंट मान लिया हमने, एक पॉइंट ए है ना। तो ये देखो एक पॉइंट ए यहाँ पे, एक पॉइंट ए है इधर, ये देखो एक पॉइंट ए इधर। तो इस ए पॉइंट पे हमने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस ए पॉइंट पे हमने क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो ए पॉइंट है वो डाइपोल मोमेंट से ऐसे किसी थीटा एंगल पर है, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो ए है उसकी डिस्टेंस जो है डाइपोल से कितनी है, उसकी डिस्टेंस जो है डाइपोल से वो आर है। तो उसकी डिस्टेंस डाइपोल से आर है। तो देखो इसकी डिस्टेंस भी हमें दे रखी है। इसकी डिस्टेंस देखो हम कहीं यहाँ बना देते हैं, इसकी डिस्टेंस कुछ आर जो है हमें गिवन है, ऐसे कुछ डिस्टेंस आर गिवन है इसकी। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस भी कुछ आर गिवन है। तो अब तुम जरा ध्यान से देखना, इस आर डिस्टेंस पे हमने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इस डाइपोल को हमने रिजॉल्व कर दिया, एक इसका कर दिया कंपोनेंट पी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हमने क्या कर दिया, पी साइन थीटा। इस पी कॉस थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी बताओ, है ना। ध्यान से समझ रहे हो बोलो इस बात को। देखो फिर से देखो, ये पी जो है, ये डाइपोल मोमेंट पी जो है उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। अभी देखना, देखो कमाल है ना। जो अभी एक्सियल लाइन वाला फॉर्मूला जो हमने देखा और जो इक्वेटोरियल लाइन वाला फॉर्मूला हमने देखा, उसी को हमने यहाँ पे यूज करना है। किस तरीके से यूज कर रहे हैं, जनरल पॉइंट कुछ भी डेटा ले लो, वहां से हम फॉर्मूला निकाल पाएंगे। अभी तक जो फॉर्मूला हमारे पास है वो फॉर्मूला कौन सा है, एक फॉर्मूला एक्सियल लाइन का है, दूसरा फॉर्मूला कहाँ का है, इक्वेटोरियल लाइन का है। पर इस बार हम चाहते हैं नहीं इक्वेटोरियल लाइन भी नहीं है, नहीं एक्सियल लाइन भी नहीं है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। आर तुम्हें दे रखा होगा, डाइपोल मोमेंट भी तुम्हें दे रखा होगा, और फिर तुमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उसी की बात अब हम कर रहे हैं। तो उसके लिए देखो हमने क्या किया, डाइपोल ये पी कॉस थीटा इसको कर दिया रिजॉल्व, और ये कर दिया पी साइन थीटा, है ना। ये कंपोनेंट पी कॉस और ये कंपोनेंट क्या हो गया, पी साइन थीटा। तो अब देखना जरा, देखो पी कॉस थीटा, अब ये मानो जैसे तो ये डाइपोल यहां नहीं है, ये डाइपोल यहाँ है ही नहीं, इसकी जगह पे दो डाइपोल हैं। एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट पी कॉस थीटा है और डायरेक्शन ये है, और दूसरा डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट पी साइन थीटा है और डायरेक्शन ये है। तो ये तो एक ऐसी बात हो गई कि सर ये तो कुछ ऐसी बात हमें लग रही है जैसे तो हमें बोल दिया कि एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 और एंगल दे दिया 30 डिग्री, एक कॉम्पोनेंट 5 cos 30 और एक कॉम्पोनेंट 5 sin 30। तो इस वेक्टर को दो वेक्टर से रिप्लेस किया जा सकता है, इसका x कंपोनेंट 5 cos 30 और इसका y कंपोनेंट 5 sin 30। इन दो कंपोनेंट से हमने जो है इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक उसी तरह की बात हमने यहाँ पर भी करनी है। इस p को हमने रिप्लेस किया है, इसके दो कंपोनेंट कर दिए, p cos थीटा और दूसरा क्या कर दिया, p sin थीटा। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे, p cos थीटा वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अब सोचो जैसे तो ये यहाँ नहीं है, एक डाइपोल ये वाला है और दूसरा डाइपोल ये वाला है। तो ये वाला जो डाइपोल है, ये देखो, अब सोचो केवल p cos थीटा को सोचो, इस P cos थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ। इस पॉइंट पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक डाइपोल रखा है और A पॉइंट पे इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, तो ध्यान से समझना, क्या ये पॉइंट A P cos थीटा वाले के लिए एक्सियल लाइन का पॉइंट है कि नहीं।
क्या ये पॉइंट ए पी कॉस थीटा वाले के लिए एक्सियल लाइन मतलब क्या होता है ना, डाइपोल मोमेंट के साथ जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उस लाइन को ही क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं। तो वो लाइन तो क्या हो गई, एक्सियल लाइन हो गई। ये पी साइन थीटा वाला जो है, अब देखना पी कॉस थीटा, तो एक्सियल लाइन की वजह से फील्ड किधर होती है बताओ, एक्सियल वाले की वजह से फील्ड, ये जो एक्सियल पॉइंट होता है उस पे फील्ड किधर होती है, उस पे फील्ड तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होती है। तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में हमने फील्ड बना दी। दूसरा देखो, ये जो पी साइन थीटा वाला है, इस पी साइन थीटा वाले की वजह से फील्ड किधर होगी बताओ। अब ध्यान से समझना, देखो ये पी साइन थीटा वाले के लिए तो ये पॉइंट ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया, ये इक्वेटोरियल लाइन का पॉइंट हो गया। तो पी साइन थीटा वाले के लिए इक्वेटोरियल का पॉइंट हो गया, और पी कॉस थीटा वाले के लिए एक्सियल लाइन का पॉइंट हो गया। अब जरा पीछे के कंसेप्ट को रिवाइज करें, एक्सियल लाइन पे जो पॉइंट होता है उसकी वजह से फील्ड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होती है। तो इस पी कॉस थीटा वाले की वजह से हमने फील्ड को नाम E1 दिया है और उसकी डायरेक्शन ऐसे बना दी। और जो पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे होता है, इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो आप जब पी साइन थीटा को सोच रहे हो तब बाकी सारे भूल जाओ, है ना, इन सबको भूल जाओ, बाकी सबको। तो जो पी साइन थीटा, ओनली पी साइन थीटा यहाँ होता, तो बताओ ये ए पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है कि नहीं। तो इस पे अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जब होता है तो उस केस में जो डाइपोल मोमेंट, अगर ये देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट होता है, इक्वेटोरियल पे अगर पॉइंट होता है, तो फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, किधर होती है बताओ। हाँ तुम बताओ, तुम्ही से पूछ रहा हूँ, हाँ तुम ही, हाँ जिनको नींद आ रही है, हाँ तुम्ही से, हाँ बताओ क्या होगा। तो बताओ पी साइन थीटा वाले की वजह से फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पी साइन थीटा वालों की वजह से फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट होगी। तो ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या हो गया, ये बना दिया हमने। तो बताओ ये दोनों फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गई कि नहीं हो गई। अगर दोनों फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गई तो बताओ क्या रिजल्टेंट फील्ड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ई नेट देखना जरा ध्यान से, अब ई नेट इक्वल टू देख लो, लिख रहे हैं अब यहाँ से रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ठीक बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो अब E1 क्या है, बोलो भाई बोलो, बताओ बताओ बताओ, E1 क्या होगा, E1 की वैल्यू बोलो जरा, लिखो कॉपी में, व्हाट विल बी E1। बिल्कुल सही लिख रहे हो, 2kp/r³। ये देखो 2kp/r³, 2kp, पी की जगह क्या आ गया बोलो, पी की जगह क्या आ गया, पी कॉस थीटा आ गया। क्योंकि जब हम E1 की बात कर रहे हैं, बाकी सारी दुनियादारी हमें भूल जानी है, केवल किसको याद रखना है, पी कॉस थीटा को ही याद रखना है। तो के पी किसकी वजह से निकाल रहे हैं बताओ इस पॉइंट पे, केवल पी कॉस थीटा। तो एक्सियल लाइन पे फॉर्मूला क्या था, 2kp/r³। पी की जगह क्या रख दिया, पी कॉस थीटा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, E2 के लिए आ जाओ, पी साइन थीटा की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो बताओ जरा इक्वेटोरियल लाइन पे क्या फॉर्मूला था, बोलो 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 बोलो, इक्वेटोरियल लाइन पे क्या फॉर्मूला था, इक्वेटोरियल लाइन पे फॉर्मूला था kp/r³। तो kp/r³, तो kp/r³ ये हो गया उसका होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बोलो क्लियर हो गई क्या बात, बस आ गया जनरल पॉइंट का फॉर्मूला। जरा इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वहीं से क्या आ जाएगा, जनरल पॉइंट का फॉर्मूला आ जाएगा। तो जरा देखो ध्यान से, kp/r³, देखो जो कुछ चीजें जो कॉमन आ रही है वो कॉमन निकाल लेते हैं। तो kp/r³ को देखो कॉमन निकाल रहे हैं, तो kp/r³ को निकाला कॉमन, बताओ होल स्क्वायर लगा हुआ है इस पे, तो बाहर निकालोगे तो वो स्क्वायर हट जाएगा, तो kp/r³ अकेला बाहर आ जाएगा। बोलो ठीक है, तो kp/r³ अकेला बाहर आ गया। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। तो क्या बच रहा है अंदर, 4 cos स्क्वायर थीटा। इधर से क्या बच रहा है बताओ, kp/r³ तो गया, क्या बचा यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा बचा। थोड़ा सा और अच्छी सी फॉर्म बना लें इसकी, तो देखो ये kp/r³ जो स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसे लिखी गई है, 4 cos स्क्वायर थीटा को, इस 4 cos स्क्वायर थीटा के दो टुकड़े यहाँ से कर रहे हैं, इस 4 cos स्क्वायर थीटा के दो पार्ट यहाँ से कर रहे हैं। तो 4 cos स्क्वायर थीटा देखो जरा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या फायदा हुआ इसको तोड़ने से, 4 cos स्क्वायर थीटा के दो टुकड़े, ये ऐसे कुछ लिख दिया, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। जरा ध्यान से देखो, ये और ये दोनों इक्वल ही हैं, पर हमें एक फायदा ये हो गया कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसको जरा बताओ क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, बोलो 1 लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात बोली तुमने, v नेट इक्वल टू kp/r³ रूट
1+3 cos² थीटा, 1+3 cos² थीटा। यही क्या हो गया, यही हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का, KP/R³ √1+3 cos² थीटा। एक बार मेरे साथ में बोलेंगे फॉर्मूला, KP/R³ √1+3 cos² थीटा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जनरल फॉर्मूला आ गया। जरा इससे एक और चीज जरा चेक करें, अगर मैं इसमें थीटा 0 कर दूं तो, अगर इसमें थीटा 0 कर दें तो बोलो क्या बनेगी बात, अगर थीटा 0 कर दें तो पॉइंट एक्सियल लाइन का बन जाएगा। क्या रिजल्ट आना चाहिए एक्सियल लाइन पे, 2KP/R³ आना चाहिए। तो थीटा को 0 पुट करो, क्या आया बोलो, ये 3+1 का रूट करो 2KP/R³। अगर एक पॉइंट को यही ले आएंगे, थीटा को 0 ही कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ जाएगी, कौन सा पॉइंट कौन सा बन जाएगा, एक्सियल लाइन का बन जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 2KP/R³। और जरा एक बात और देखें, अगर थीटा को 90 कर दें, थीटा को 90 करने का मतलब ए पॉइंट को यहां ले आए, ये थीटा हमने कहां से लिया है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से लिया है। अगर हमने इसको घुमा के ऐसा कर दिया, थीटा को 90 कर दिया, तो बताओ ए पॉइंट इक्वेटोरियल का बन गया कि नहीं बन गया। अगर ए पॉइंट इक्वेटोरियल का बन गया तो इक्वेटोरियल पे फॉर्मूला क्या होता है, KP/R³ होता है। जरा पुट करें थीटा को 90, cos 90 इज 0 एंड आंसर इज KP/R³। बिल्कुल बहुत बढ़िया। और अगर कोई जनरल थीटा आएगा तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला याद रखेंगे, बोलो क्या याद रखेंगे, बोलो मेरे साथ फिर से, KP/R³ √1+3 cos² थीटा। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। चलो भाई, पर अभी बात खत्म नहीं हुई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, सर आपने एक्सियल लाइन में बोला कि एक्सियल लाइन पे जो फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होती है, इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड जो होती है वो डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ तो आप मैग्नीट्यूड पर ही रुक गए, डायरेक्शन कहाँ है। तो डायरेक्शन पे अब हम आ रहे हैं। डायरेक्शन यहाँ उतनी सीधी सीधी नहीं है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में कर दो या ऑपोजिट कर दो, यहाँ कुछ एंगल्स का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। तो एंगल का इस्तेमाल करते हुए देखो किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते हैं। तो जो अल्फा लिखा है इतनी देर से, जिसकी कोई चर्चा अभी तक नहीं है, बस उसी के साथ जा रहे हैं, उसी के पास जा रहे हैं कि भाई अल्फा तुम्हारी वैल्यू कितनी है, वो अभी कैलकुलेट हम करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट जरा करें, तो tan अल्फा इक्वल टू E2/E1। बोलो सही बात है, इतना नोट कर लो, स्क्रीन पॉज कर लो, फिर डायरेक्शन निकालते हैं। फॉर डायरेक्शन के लिए देखो, ये देखो कि हमने tan अल्फा इक्वल टू E2/E1 है ना। tan अल्फा इक्वल टू बोलो कितना हो जाएगा, E2/E1 हो जाएगा। तो E2 E1 को पुट कर दें क्या, बताओ जरा भाई, बताओ भाई, ए बैच वाले बताओ, बी वाले भी बताओ थोड़ा, अब फिर सी बैच वाले भी बताओ, और नॉन मेडिकल वाले भी बताओ जरा। E2 E1 की वैल्यू क्या क्या पुट करें। तो E2 E1 बताओ, E2 की वैल्यू क्या पुट करनी है, E2 की वैल्यू बोलो क्या करनी है। देखो E2 इक्वल टू, E2 का मतलब हुआ ये, तो KP sin θ/R³ डिवाइडेड बाय E1 का मतलब कितना हुआ, 2KP/R³। लो भाई, E2 की वैल्यू ये पुट कर दी और E1 की वैल्यू ये पुट कर दी। E1 की वैल्यू ये पुट कर दी, तो जरा सॉल्व कर ले। क्या, E2 का मतलब इक्वेटोरियल वाला और E1 का मतलब एक्सियल लाइन, 2KP/R³ और KP/R³। तो tan अल्फा की वैल्यू देखो, tan अल्फा सॉल्व करो जरा, कितना आएगा, सब कुछ कट जाएगा, tan θ/2 बचेगा। और अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स tan θ/2, ये एंगल अल्फा का निकल जाएगा। और पर अगर हमसे ये पूछें कि डायरेक्शन है, ये तो कहां से आई बताओ, ये जो तुमने इसका पोजीशन वेक्टर बनाया ना, ये देखो सेंटर ऑफ डाइपोल से ए लाइन को जो मिलाने वाली लाइन है, ए पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, उस लाइन से अल्फा एंगल पे आया। पर अगर तुमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें डाइपोल मोमेंट से बताओ, कि डाइपोल मोमेंट से कितने एंगल पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये डायरेक्शन तो किधर से बनाई बताओ, वो ये जो लाइन है उससे कितने एंगल पे फील्ड है वो बनाया। पर अगर हमसे बोला जाए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट से कितने एंगल पर है, तो बताओ कितनी हो जाएगी, थीटा
प्लस अल्फा। बताओ ये थीटा लाइन तो इस लाइन से पूछ रहे हैं तुमसे, तो लो भाई इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख लो। बोलो रख सकते हैं ना इस वेक्टर को उठा के, तो बताओ ये इस वेक्टर को उठा के यहाँ रखोगे, है ना, इस वेक्टर को उठा के यहाँ रखोगे तो थीटा तो ऑलरेडी बना हुआ है, अल्फा हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो देखो ये भी बात हम लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया, देखो E will be E net will be at angle theta plus alpha, at angle theta plus alpha with the direction of dipole moment, with the direction of डाइपोल मोमेंट। तो लाइन OA से एंगल अल्फा है, पर अगर डाइपोल मोमेंट से डायरेक्शन की जरूरत पड़े तो एंगल विल बी थीटा प्लस अल्फा। ध्यान में रखेंगे। देखो ये तो इस तरीके से हमने तीसरा पार्ट भी कंप्लीट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट क्या होती है, उसका एक्सप्रेशन निकाला। तो ये दोनों ही हमें याद रखने हैं, एक तो मैग्नीट्यूड KP/r³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, और एंगल की बात भी हमने करनी है, एंगल भी हमें याद रखना है। ध्यान रखेंगे अल्फा कैसे बनाया हमने, है ना। थोड़ी सी अप्रोच भी ध्यान रखेंगे, है ना। कई बार क्वेश्चन में अप्रोच भी काम आने वाली है कि ऐसे रिजॉल्व करना डाइपोल को ऐसे ऐसे, तो ये अप्रोच भी हमें आना चाहिए। डेरिवेशन ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में जनरली ये नहीं पूछा जाता, है ना। एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला गिवन भी नहीं है ना। तो यहाँ पे और सब्जेक्टिव के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। तो tan अल्फा = E2/E1 ये हम पुट कर सकते हैं, और tan अल्फा की वैल्यू यहाँ से ये आ जाएगी। बोलो क्लियर है ना इतनी बात। तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब इतना नोट कर लो, क्वेश्चंस की बात करते हैं अब आगे। अब देखो डाइपोल पे देखो क्वेश्चंस की बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। तो देखना, देखो सबसे पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल जरा ध्यान से बताना। देखो सब लोग, देखो एक डाइपोल रखा है, एक ऐसे डाइपोल है, एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, ठीक है। इस तरह से दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B, और ये डाइपोल P। इलेक्ट्रिक फील्ड due to dipole, electric field due to dipole at point A is E1 vector, and at point B it is E2 vector. Then E1 vector dot E2 vector is, जानते हो ना डॉट प्रोडक्ट, E1 वेक्टर डॉट E2 वेक्टर इज। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, देखो ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0, और ये नन। जरा बताएं क्या आंसर आएगा। जरा ध्यान से क्वेश्चन देखें, स्क्रीन पॉज करें और बताएं जरा क्या आंसर आना चाहिए। E1 डॉट E2 इज, तो जरा बताएंगे ध्यान से क्या होगा आंसर। बोलो ग्रेटर देन 0। कितने लोग बोलते हैं, जरा हाथ ऊपर करो अपना। जितने लोग बोलते हैं ग्रेटर देन 0 आंसर होगा, कितने लोग बोलते हैं आंसर लेस देन 0 होगा, जरा हाथ ऊपर करो अपना। इक्वल टू 0 कितने लोग बोलते हैं, और नन तो आई थिंक कोई बोल नहीं रहा होगा। तो फिर जरा बताओ आंसर, तो बताएं, तो काउंटडाउन शुरू करें। आंसर इज 3, 2, 1। आंसर इज सेकंड, आंसर विल बी लेस देन 0। तो देखो आंसर देखो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। आई होप सबको बात समझ में आ गई होगी, काफी लोगों ने आंसर सही भी निकाल लिया होगा, ठीक है ना। लेस देन 0 क्यों भाई, लेस देन 0 क्यों। तो जिनका आंसर गलत है जरा ध्यान से देखेंगे, है ना। हो सकता है कुछ लोगों ने जल्दबाजी में 0 भी सोचा हो, 0 आंसर नहीं होगा, लेस देन 0 विल बी द आंसर। देखना जरा, E1 वेक्टर की डायरेक्शन लो भाई, लो E1 वेक्टर। E2 वेक्टर की डायरेक्शन लो भाई, ये लो E2 वेक्टर। क्यों भाई उल्टी क्यों, क्योंकि ये इक्वेटोरियल पे फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट होती है। अब हमसे बोल रहे हैं डॉट प्रोडक्ट कर दो, चलो ठीक है कर देते हैं। E1 डॉट E2 इक्वल टू मॉड E1 मॉड E2 cos थीटा। पर बताओ थीटा कितना, थीटा इज 180 डिग्री, तो थीटा इज 180 डिग्री, तो लो थीटा को 180 पुट कर दो।
थीटा को 180 पुट कर दिया। आप जरा देखना, ये दोनों तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकते, तो मॉड है, यही तो होता है, ये डॉट भी मॉड है, मॉड भी कॉस थीटा। तो बताओ कॉस 180 तो कितना हो गया, -1 हो गया कि नहीं, बताओ क्या आया ये, -E1 E2। बताओ क्या जीरो है ये, नहीं। क्या ये ग्रेटर देन जीरो है, नहीं। क्या है ये, लेस देन जीरो। सो आंसर इज लेस देन जीरो। छोटा सा क्वेश्चन था, डायरेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन था, इस तरह से हम इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। एक और बताना, देखो एक और अगला बिल्कुल आसान सा, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डाइपोल पे ही देखना। देखो अगर हमने बोला कि ये एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है ए और ये डाइपोल है ना, एक शॉर्ट डाइपोल ही मानना है, कुछ भी ना लिखा हो तो एक शॉर्ट डाइपोल रखा है। क्वेश्चन लिखो, देखो डायग्राम बना लो पहले और क्वेश्चन लिखो। इफ डाइपोल इज रोटेटेड, इफ डाइपोल इज रोटेटेड by angle 90 degree, if dipole is rotated by angle 90 degree anti-clockwise, if dipole is rotated by angle 90 degree anti-clockwise, then electric field at point A, then electric field at point A will rotate by, then electric field at point A, then electric field at point A will rotate by, चलो भाई चलो, तो ये ऑप्शन दिए हैं देखो, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, 180 डिग्री क्लॉकवाइज और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज, ये CWN है ना, ऐसे लिख सकते हो तुम, पूरा लैंग्वेज लिख में क्लॉकवाइज फॉर्म में। तो बताओ भाई क्या आंसर है, पॉज करो जरा स्क्रीन, सोचो। डाइपोल को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए पॉइंट पे किधर घूम जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट करने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हो रही है। चलो भाई ठीक है, देखें इसको घुमाया इधर, तो पहले देख तो लें कि अभी कहाँ फील्ड है। अभी फील्ड ये रही, एक्सियल लाइन पे फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में, इसको घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज, लो भाई इसको घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इसको घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो फील्ड ये क्या बन गया, अब ये पॉइंट इसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का बन गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फील्ड बोलो किधर होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फील्ड ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट होती है, ये लो नीचे। तो बताओ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ऐसे था, ऐसे घूम गया कि नहीं, फिर से समझो। ये पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी है ना, इसको नाम दे देते हैं E1 वेक्टर। अब इसको घुमा दिया तुमने एंटी क्लॉकवाइज, तो सेम पॉइंट ए ही इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आ गया। तो बताओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट होता है तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट होती है। फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट होती है। तो E2 वेक्टर या नया फील्ड ये हो गया, पहले फील्ड ये था। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रोटेट कर गया कि नहीं, बिल्कुल कर गया। कितना एंगल रोटेट कर गया, 90 डिग्री रोटेट कर गया। क्लॉकवाइज किया कि एंटी क्लॉकवाइज, अगर ऊपर चढ़ता ऊपर घूमता तो एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, तो यूं घूमा है, इसका मतलब आंसर क्या हुआ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये ऐसे आंसर हो गया। बड़ा बेसिक दोनों क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सिंपली हमने कर दिए, इस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जरा बताओ, देखो ये देखो ऐसे, ये एक सर्कल और ये ऐसे, ये देखो 4 डाइपोल, ये ऐसे डाइपोल, एक डाइपोल ऐसे, एक डाइपोल ऐसे, एक डाइपोल ऐसे, ये चारों आइडेंटिकल डाइपोल्स हैं। ये चारों क्या हैं, आइडेंटिकल डाइपोल्स हैं, है ना। ये सारे पूरा वाई एक्सिस की तरफ देख रहे हैं, ये दोनों एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। अब हमसे बोल रहे हैं ओ पॉइंट पे यूनिट वेक्टर along electric field at point O is, यूनिट वेक्टर along इलेक्ट्रिक फील्ड at point O is, जरा बताओ, सॉल्व करो। देखो इसको, पॉज करो स्क्रीन,
और यूनिट वेक्टर बताओ अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या, आई ओ कैप और जे कैप के टर्म में आंसर बताना है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। जो भी वेक्टर तुम बताओगे उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड रहेगा 1। चलो भाई ठीक है, तो कैसे करें, पॉज कर लेना स्क्रीन, फिर सॉल्व करना, मैं सॉल्व करा रहा हूँ अब आगे। चलो भाई ये देखो, देखना ध्यान से, है ना, ये देखो ये P इधर, इसकी वजह से फील्ड किधर हो गई, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है कि नहीं, इसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये लो भाई, इसके लिए किधर, इसके लिए भी पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जरा इन दोनों को देख लेते हैं पहले, बताओ इसकी और इसके लिए भी ये O पॉइंट कैसा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड क्या होती है, ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट होती है। तो ये दोनों तो लो भाई इधर आ गए, समझ रहे हैं बात, ये इक्वेटोरियल पे क्या होता है, ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। ये इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पता लगेगा कि इक्वेटोरियल है कि एक्सियल है। बताओ ये जो डाइपोल है उसके लिए O पॉइंट एक्सियल लाइन का कि इक्वेटोरियल लाइन का, इस डाइपोल के लिए O पॉइंट एक्सियल लाइन का कि इक्वेटोरियल का। बिल्कुल सही है, किधर का है, ये इक्वेटोरियल का है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इधर कहीं होता है इस लाइन, तब हम उसको क्या बोलते हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन का पॉइंट बोलते हैं। पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है, नीचे, और इसकी वजह से भी, इसके लिए भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये भी क्या हो गया, नीचे। क्या चारों की वजह से फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि सबकी डिस्टेंस तो बराबर है। सभी के लिए ये कैसा है, सभी के लिए ये किसका पॉइंट है, सभी के लिए ये इक्वेटोरियल का पॉइंट है। तो उसको कुछ ई नाम दे देते हैं कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए। तो सबको देखो ये ई है ना, इसकी फील्ड देखो किधर हो गई, ये हो गया ई, ये भी ई, इसको भी ई नाम दे दो, ये भी ई नाम दे दो। तो बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हुआ, ई नेट इक्वल टू -2E आई कैप और -2E जे कैप, ये आ गया। बोलो ठीक है, पर हमें तो क्या चाहिए, हमें तो यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो जरा देखना ध्यान से, -2E आई कैप -2E जे कैप डिवाइडेड बाय रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर, क्या आ गया, ध्यान से जरा चेक करो, ये आ जाएगा -i कैप प्लस a कैप अपॉन √2। इसको सॉल्व कर लो, 2e √2 बाहर आ जाएगा, पूरा सॉल्व कर लो इसको, √2 टाइम्स ऑफ 2e हो गया नीचे, तो 2e ऊपर नीचे से कट हो गए, और आंसर क्या आ गया, -i कैप प्लस j कैप अपॉन √2 हो गया। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इतनी बात आई होप सभी लोगों को क्लियर है, नोट कर लो इसको। कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें देखो करने को दे रहा हूं। एक क्वेश्चन तो देखो ये लिखो, देखो इसमें ऐसे ये एक स्क्वायर है, ये ऐसे दो डाइपोल रखे, आइडेंटिकल डाइपोल है, दोनों का डाइपोल मोमेंट क्या है, P, और ये भी क्या है, P। ठीक है, एक पॉइंट इधर लिया हमने, ये पॉइंट O लिया, और इस पे ऐसे 4 वेक्टर बनाए, ये 4 वेक्टर है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये OA, ये OB, OC, OD। ठीक है, ये 4 वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। लिखो क्वेश्चन लिखो, ये बना लो पहले डायग्राम, फिर क्वेश्चन लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O will be along vector, electric field at point O will be along vector। ऑप्शन है देखो, OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर और OD वेक्टर, किसके अलॉन्ग होगा ये हमें बताना है। ठीक है, ये तुम्हें सॉल्व करना है, नोट कर लो इसको, पॉज कर लो स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये स्क्वायर है ना, सब इस साइड बराबर है, तो तुम देख लेना कैसे करना है। फिर OA वेक्टर का मतलब OB, OC, OD है ना, ऐसे ये वेक्टर्स, ये डायरेक्शन बताएंगे बस। ये डाइपोल रखे हैं दोनों, उनकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी बता रखी है। नेक्स्ट देखो, लिखो इसमें क्वेश्चन लिखो, ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट
ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप, ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप इज कैप्ड एट ओरिजिन, डाइपोल मोमेंट आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप इज कैप्ड एट ओरिजिन, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल, magnitude of electric field due to this dipole at point 2, at point 2, 2,0 पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना। ये भाई थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, इसको मैं यहीं करा रहा हूँ, तुम एक बार पॉज कर लो स्क्रीन, फिर खुद से सॉल्व करो। ये थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा इसको, 2,0 पे फील्ड बतानी है। तो चलो मैं इसका हिंट तुम्हें दे देता हूँ, है ना, करना तुम्हें इसको, फिर इसका आंसर मैं बताऊंगा, है ना, इसका ग्रुप में बताऊंगा फिर इसका आंसर। देखो अभी आई कैप ये एक नया ही तरीका है डाइपोल मूवमेंट देने का, है ना। अभी तक तो पी वगैरह चलो कह रहे थे, ये आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप देने का मतलब क्या हुआ, ये तो पूरा वेक्टर दे दिया। इसका मतलब क्या, उसके प्लेसमेंट का तरीका भी दे दिया। ओरिजिन पे तो रखा है ठीक है, पर ओरिजिन पे कैसे रखें, ओरिजिन पे उसकी डायरेक्शन कैसी रखें, तो ओरिजिन पे उसकी डायरेक्शन के लिए भी हमें बोल दिया है आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप। इसका मतलब क्या हुआ, आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप, क्या बता सकते हो कि इस वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल कितना होगा, बिल्कुल बता सकते हैं। आई कैप इधर 1 इधर रूट 3, तो टेन थीटा कर लोगे रूट 3/1, तो टेन थीटा रूट 3/1 कर लोगे, तो टेन थीटा इक्वल टू रूट 3/1, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। बताओ अगर मैं तुमसे बोलूँ कि एक वेक्टर है आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप, ऐसे ही तो बनाओगे उसको, आई कैप प्लस रूट 3 देखिए आपको ऐसे बनाओगे, एक्स कॉम्पोनेंट 1 और वाई कॉम्पोनेंट, और ये एंगल पूछा है, तो टेन थीटा बताओ ये कितना है, ये 1 और ये कितना हुआ बताओ रूट 3, तो टेन थीटा दिस बाय दिस रूट 3/1, तो कितना हो गया थीटा 60 डिग्री। इसका मतलब, और बताओ इसका मैग्नीट्यूड भी तुमसे पूछे तो कि इस डाइपोल मोमेंट, ये जो डाइपोल है उसका डाइपोल मोमेंट ही बता दो, केवल मैग्नीट्यूड ही बता दो, तो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड का मतलब इसका मोड कर दो, उससे क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। तो देखो इसका प्लेसमेंट तो हमें पता लग गया है, तो प्लेसमेंट तो पता लग गया है, ये लो भाई ऐसे रखा हुआ है ना। ओरिजिन पे रखने का मतलब क्या होता है, डाइपोल का सेंटर जो आएगा वो कहाँ पे आएगा, ओरिजिन पे आएगा, ये हमेशा मतलब रहेगा। शॉर्ट डाइपोल उसको मान के चलेंगे। अब बताओ 2, तो ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल हुआ 60 डिग्री, और तुमसे क्या पूछ रहे हैं कि इधर कोई पॉइंट है 2,0, वहां पे फील्ड बताओ। लो तुम्हारे लिए डायग्राम मैंने बना दिए, अब तो आई होप सब लोग कर लेंगे इसको, तो जरा करना है इसको सॉल्व, कितना मैग्नीट्यूड यहाँ से आता है वो हमने बताना है, वो उसको सॉल्व करना है ना। मैं ग्रुप जो है ग्रुप पे आंसर इसका पोस्ट करूंगा, इसको सॉल्व कर दो। चलो भाई, है ना, नोट कर लिया होगा तुमने इसको। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये देखो इसमें एक डायग्राम दी है, ऐसे एक डाइपोल रखा है इधर, और एक पॉइंट ए दिया है यहाँ, और ये डाइपोल मोमेंट पी, और ये एंगल कुछ दिया है हमें थीटा। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, लिखो नोट क्वेश्चन लिखो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज परपेंडिकुलर टू डाइपोल मोमेंट, if electric field at point A is perpendicular to dipole moment, then calculate value of angle theta. Electric field is perpendicular to dipole moment, then calculate value of angle theta. करो भाई, इसको भी मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, पॉज कर लो पहले, जो तुम्हें समझ में आ रहा है। मैं ऑप्शन भी लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे थीटा के ऑप्शन है, ये tan इनवर्स 2 45 डिग्री, tan इनवर्स √2 60 डिग्री, ये कुछ ऑप्शंस दिए हैं, ये इनके ऑप्शन है, तो देखो तुम इनको, है ना, कि किस तरीके से ये आंसर आने वाला है। मैं तुम्हें थोड़ा समझा देता हूँ और थोड़ा हिंट दे देता हूँ। पॉज कर लो पहले, तो पूरा अटेम्प्ट खुद ही करो पहले एक बार, तो है ना, पर उसके बाद फिर वो वापस से एक बार ऑन करना वीडियो। चलो भाई मैं हिंट दे देता हूँ इसका। देखो ए पॉइंट पे फील्ड क्या बोली है, डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर बोली है, तो डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, ऐसे, ये है डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर, डाइपोल मोमेंट ये रहा, और फील्ड ऐसे, ये है नेट फील्ड, ये नेट फील्ड की डायरेक्शन बता रखी है, तो नेट फील्ड की डायरेक्शन बता रखी है, तो देखना जरा
ये देखो, ये लो, ये लो, ये लो, ये क्या है बोलो? ये अल्फा है। यही तो होता था अल्फा, बोलो डायरेक्शन में यही तो होता था अल्फा। इस पॉइंट को ज्वाइन करो और इस लाइन से जो एंगल बनता था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसी को हमने क्या नाम दिया है? अल्फा। तो क्या अल्फा 90 डिग्री है? तो क्या अल्फा 90 डिग्री है? बोलो भाई, बोलो तुम। हाँ, तुम्ही से पूछ रहा हूं, क्या अल्फा 90 डिग्री है? नहीं है। देखो ध्यान से, अल्फा कितना है? अल्फा 90 डिग्री नहीं है। तो क्या 90 डिग्री है? थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री है। थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री है। इतना हिंट मैंने तुम्हें दे दिया। अब आगे का काम तुम्हारा, थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री है। अब आगे का काम तुम्हें सोचना है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, फॉर्मूले वगैरह तुम्हें बता दिए हैं, इसको जरा अटेम्प्ट करो, थोड़ा सर पच्ची करो, इसके साथ थोड़ी ताकत लगाओ। दोनों के आंसर आने चाहिए बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, है ना, मजा आ जाए। दोनों थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जरा ध्यान से इनको करना होता है, तो जरा ध्यान से करो, है ना। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है ये, तो देखना, करने का सॉल्व बताऊंगा फिर मैं आंसर। तो नेक्स्ट देखो, इसमें इतनी बात हमें समझ में आ गई है। देखो, तो इसके बाद आगे देखो, है ना। तो ये पहला पार्ट हमने इस चैप्टर का कंप्लीट कर लिया। पहला पार्ट इसमें हमने क्या देखा, इस चैप्टर का नहीं, इनफैक्ट इस टॉपिक का, है ना। डाइपोल के अंदर हमने दो बात बोली थी कि पहला पार्ट हम क्या करने वाले हैं, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं। तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट की। पहली इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहाँ पे कैलकुलेट की? एक्सियल लाइन पे। बोलो क्या फॉर्मूला था? 2kp/r³। बिल्कुल ठीक है। डायरेक्शन किधर थी? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही उसकी डायरेक्शन होती है। दूसरा क्या किया बोलो? इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था बोलो? क्या था? kp/r³। ठीक है। इक्वेटोरियल पे डायरेक्शन क्या थी? ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। ठीक है। थर्ड जो हमने इस लेक्चर में किया है वो क्या है? जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट बोलो मैग्नीट्यूड कितना है? kp/r³√1 + 3 cos² थीटा, और tan अल्फा इक्वल टू tan θ/2। उसकी डेरिवेशन आनी चाहिए, देखो, है ना। पहले दो की डेरिवेशन का भी थोड़ा आइडिया तो होना ही चाहिए हमें, क्वेश्चन वो भी काम आती है, पर थर्ड की डेरिवेशन तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार काम में आएगी, है ना। थर्ड बड़ा अच्छे से आना चाहिए बिल्कुल डेरिवेशन, है ना। फर्स्ट और सेकंड बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके डेरिवेशन का सबका हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बड़े हेल्पफुल होते हैं डेरिवेशन करना। ऐसा नहीं कि डेरिवेशन को साइड लाइन कर देंगे कि बोर्ड आएगा जब देखेंगे। सारे डेरिवेशंस को भी कर करके हमें देखना चाहिए, उससे क्वेश्चंस की अप्रोच बनती है। तो चलो ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब अगला जो पार्ट है वो क्या करना है? अभी तो हमने डाइपोल ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे जनरेट की उसकी बात की। अब हम बात करने वाले हैं, ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्रेजेंट, और हम उठा के एक डाइपोल को रख देंगे उसमें। ऑलरेडी किसी ने जनरेट कर रखी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम एक लाके डाइपोल को उठाएंगे और उसके अंदर रख देंगे, और उसके ऊपर वहां पे कुछ पैरामीटर्स हमने जो है कैलकुलेट करनी है। तो देखो, इसके अंदर हमने जो अभी बात करनी है वो किसकी बात करनी है? डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात देखो इसकी कर रहे हैं, तो देखना अब इसमें फर्स्ट देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हमने। सबसे पहले डाइपोल पे हम फोर्स कैलकुलेट करने वाले हैं। चलो भाई, फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। लो भाई, पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा माहौल तैयार कर देते हैं। देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये देखो, ये ई हो गया। अब इसमें हमने क्या कर दिया? इसमें हमने रख दिया डाइपोल ऐसे, ये देखो, ये -q, और ये डाइपोल रख दिया, देखो हमने +q, ठीक है। ये डाइपोल रख दिया, एक -q +q, उसको किसी रॉड वॉड से कनेक्ट कर रखा होगा। अब वो अलग मैटर है कि कैसे इनको ज्वाइन किया हुआ है, पर इस चीज को हमने कुछ कंसिडर नहीं करना, कुछ मानना नहीं है इसको, है ना। सब कुछ मासलेस है इसमें। अब जरा मुझे ये बता दो कि फोर्स निकालने का मतलब होता है नेट फोर्स निकालना। तो मुझे ये बता दो कि इस डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो इस पे नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स, अगर मैंने डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो नेट फोर्स कितना है? तुमसे पूछता हूं मैं, ऑप्शंस मैं बोल के बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, है ना।
फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। फोर्स का मतलब नेट फोर्स से होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन मैंने तुम्हें दिया QE, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, QE फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन 2QE, फर्स्ट ऑप्शन मैंने बोला QE, सेकंड ऑप्शन 2QE, थर्ड ऑप्शन मैंने बोला 0, और फोर्थ ऑप्शन मैंने बोला इट डिपेंड्स अपॉन एंगल एट विच डाइपोल इज प्लेस्ड। फोर्थ मैंने बोला इट डिपेंड्स अपॉन एंगल एट विच डाइपोल इज प्लेस्ड। कौन से एंगल की बात कर रहा हूं मैं, कि डाइपोल को रखा कैसे, उस बात पे डिपेंड करेगा कि ऐसे रखोगे 30 डिग्री पे रखोगे, कि 90 डिग्री पे रखोगे, कि 180 डिग्री पे रखोगे, उस बात पे डिपेंड करेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं ऑप्शंस। मैंने क्या पूछा कि फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। पहला ऑप्शन मैंने तुम्हें बोला QE, सेकंड ऑप्शन बोला 2QE, थर्ड ऑप्शन मैंने बोला 0, फोर्थ ऑप्शन मैंने बोला इट डिपेंड्स अपॉन एंगल एट विच डाइपोल इज प्लेस्ड। सोचो, पॉज करो और सोचो जरा आंसर। देखो अब इसका सॉल्यूशन, आंसर विल बी 0। देखो आंसर जो है वो 0 होगा। कैसे 0 हुआ समझ नहीं आई, देखें जरा। प्लस QE बताओ, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स क्या लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में, जरा फिर से कंसेप्ट समझ लें। इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, और एक डाइपोल पकड़ के लाए और इसमें रख दिया। डाइपोल अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, उससे फिलहाल कोई मतलब नहीं है। हमने इसको एक्सपीरियंस करवाना है दूसरे की फील्ड को। ये क्या करेगा, ये फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है, इस बार इसके जनरेट करने की बात नहीं हो रही, है ना। ये इस वाली एक्सटर्नल फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है ना, इन यूनिफॉर्म डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल, और लगा लेते हैं यहाँ पे थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जरा देखें, फोर्स की बात कर रहे थे हम, तो फोर्स की बात कर रहे थे। देखो भाई, देखें तो प्लस क्यू पे फोर्स बोलो किधर आएगा, प्लस क्यू पे फोर्स इधर आएगा, बोलो कितने मैग्नीट्यूड का आएगा, बात कर चुके हैं हम, कितना आएगा बोलो QE। जरा बताओ माइनस क्यू पे कितना फोर्स, QE मैग्नीट्यूड में तो हाँ, पर नेगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो माइनस क्यू पे फोर्स की डायरेक्शन ऐसे, माइनस का काम बस डायरेक्शन बताने के लिए था, अभी मैग्नीट्यूड लिखा है बस। इधर क्यों बनाया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के ऑपोजिट लगता है और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। देखो दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। वहां भी हमने पॉइंट चार्ज में भी दो चीजें की है, एक पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने वाली बात की है, और एक पॉइंट चार्ज ने फील्ड एक्सपीरियंस करने की बात की है। जब फील्ड एक्सपीरियंस करने की बात करते हैं तो F इक्वल टू QE हम लगाया है ना, कि E पहले से प्रेजेंट है और उस Q पे देखो फोर्स। और जब जनरेट करने की बात करते हैं पॉइंट चार्ज से, तो क्या फॉर्मूला लगाया हमने, KQ/R²। जब प्लस Q से फील्ड देखते हैं तो प्लस Q से फील्ड अवेदी चार्ज होती है, और माइनस Q से फील्ड देखते हैं तो उससे टुवर्ड्स द चार्ज होती है। और जब प्लस Q चार्ज पे फील्ड एक्सपीरियंस करवाने की बात होती है, तो यहाँ जैसे हो रही है फील्ड एक्सपीरियंस करना है, बात इसने जो जनरेट करना है उससे मतलब नहीं हो रहा है, यहाँ इसने एक्सपीरियंस करना है कोई और की फील्ड। तो प्लस Q चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इस पे फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, QE लगेगा, और वो किधर लगता है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, पीछे पढ़ सकते हो दोबारा से। और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के ऑपोजिट लगता है। अगर ये प्रोटॉन है तो ये इधर भागेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये उल्टा भागेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, उस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग गया। अब बताओ, थोड़ी समझदारी दिखाओ, सर कैसे 0, ये तो QE 2QE नहीं, ये दोनों क्या हैं, वेक्टर हैं, और वेक्टर हमेशा क्या किया जाएगा, डायरेक्शन के साथ ऐड किए जाते हैं। तो बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये देखो जरा फोर्स कपल, ये रोटेशन में एक कंसेप्ट हमने पढ़ा कि अगर एक बॉडी पे F फोर्स मैं इधर लगा दूं, एक फोर्स F इधर लगा दूं, कितना नेट फोर्स विल बी 0। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस मेक F फोर्स कपल, है ना। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग गए तो इस पे नेट फोर्स क्या हो गया, 0। पर हमें लग रहा है तो ये तो घूमेगा, हाँ ये तो नेट फोर्स 0, बात थोड़ी हजम नहीं हुई। बिल्कुल सही बात तुम सोच रहे हो, ट्रांसलेशनल मोशन इसकी नहीं होगी, क्योंकि इस पे नेट फोर्स क्या है, 0। क्या इस पे कोई टॉर्क लग रहा है,
क्या इस पे कोई टॉर्क लग रहा है? जरा चेक करें सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अगर इसको चेक करें तो ये क्या चाह रहा है फोर्स, जरा इसको सोचो जैसे तो इसको यहाँ हिंज कर रखा हो, कोई कील वगैरह कुछ लगा रखी है इसमें, जरा देखो ये क्या करना चाह रहा है, इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, और ये क्या करना चाह रहा है, इसको देखना ये ऐसे घुमाएगा इसको, ये अकेला ये लगेगा तो ऐसे घुमाएगा कि नहीं, और जरा इसको देखो ये कैसे घुमाएगा, क्या ये भी इसको क्लॉकवाइज ही घुमाएगा? ये देखो यूं ही तो घुमा रहा है ये किधर घुमाएगा, ये भी ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएगा, और ये किधर घुमाएगा, ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा। इसका मतलब दोनों के टॉर्क क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब इफेक्टिवली ये बॉडी रोटेट करने लगेगी। वो ही बात हम यहाँ कर रहे हैं, स्पार्क डाइपोल पे नेट फोर्स विल बी जीरो बट इट विल एक्सपीरियंस ए नेट टॉर्क, उसकी वैल्यू भी नेक्स्ट पार्ट में हमने कैलकुलेट करनी है। पहला पार्ट हुआ फोर्स का, तो जरा नोट लिखेंगे इसमें, है ना, नोट की नहीं इसी के अंदर साथ में ऐड कर लेंगे इस पॉइंट में ही, है ना, यहीं पे ऐड कर लो एक पॉइंट, net force experienced by a dipole in uniform electric field, ध्यान रखना इस बात को, net force acting on a dipole in uniform electric field will always be zero, but in non-uniform electric field it may or may not experience net force, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये क्या बात लिखी नॉन यूनिफॉर्म वाली, देखो नॉन यूनिफॉर्म वाली बात ये लिखी, नॉन यूनिफॉर्म में तो कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पे मान लो वैल्यू 2 हो, यहाँ पे मान लो 4 हो, तो बताओ इस पे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मान लो 2 न्यूटन पर कूलम है और यहाँ पे मान लो 4 न्यूटन पर कूलम है, तो बताओ 4 न्यूटन पर कूलम से तो ज्यादा फोर्स लग गया, 2 न्यूटन पर कूलम से कम लगा, तब तो फिर नेट फोर्स हो तो गया लेफ्ट में, ठीक है ना। हो सकता है यहाँ पे 8 हो जाए, यहाँ पे 3 हो, 8 नॉन यूनिफॉर्म में कुछ भी हो सकता है, यूनिफॉर्म में जरूरी है कि सब जगह मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सारी जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बताओ यहाँ अगर मैं बोलूँ 8 न्यूटन पर कूलम, तो यहाँ पे मैंने बोला 3 न्यूटन पर कूलम, डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएंगी, कुछ भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म में, तो फोर्स लग सकता है। पर नॉन यूनिफॉर्म में भी ऐसा हो सकता है कि नई फोर्स लगे, मान लो रैंडमली बदल रही है सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ भी हो रही है, पर कोइंसिडेंटली इस पॉइंट और इस पॉइंट पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मैग्नीट्यूड की भी हो गई और सेम डायरेक्शन की भी हो गई, है ना। फोर्स जीरो हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म में भी, कुछ भी रैंडम वेरिएशन मान लो हो रहा है, बोलो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म में तो कुछ भी हो सकता है, मान लो कोइंसिडेंटली इधर भी 2 आ गए, इधर 3 4 5 6 7 8 9 इधर भी पर 2 और डायरेक्शन भी इधर, तब तो बताओ नेट फोर्स जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म में नेट फोर्स जीरो हो भी सकता है और नहीं भी, पर यूनिफॉर्म फील्ड में जीरो ही होगा, चाहे किसी भी एंगल पे तुम रख दो। नॉन ये जो यूनिफॉर्म फील्ड में अगर रखोगे तो डाइपोल पे नेट फोर्स जीरो ही होगा, चाहे कैसे भी घुमा लो तुम, प्लस क्यू पे इधर माइनस क्यू पे इधर, उल्टा घुमा लो माइनस क्यू पे इधर लगेगा प्लस क्यू पे इधर लगेगा, कैसे भी देख लो, एंगल से कुछ नहीं फर्क पड़ना। एंगल से फर्क किसको पड़ेगा, टॉर्क को पड़ेगा, उस टॉर्क की बात आगे हम करते हैं। तो देखो इतनी बात हमने लिख ली, इसको नोट कर सकते हो डायग्राम को। सेकंड पार्ट देखो, इसमें सेकंड देखो टॉर्क, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये टॉर्क की कैलकुलेशन। देखो ये डाइपोल रखा हमने, ये देखो ये माइनस क्यू चार्ज, ये देखो ये प्लस क्यू चार्ज, और देखो इस डाइपोल की कुछ लेंथ भी ले लेते हैं ना, भी कुछ डेरिवेशन देखो करने वाले हैं हम आगे। देखो डाइपोल की कुछ लेंथ ले ली, और एक ट्राइंगल देखो बना देते हैं कि यहाँ पे ये देखो ऐसे, और इस एंगल को ले लिया हमने थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी देखो ऐसे, इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल हुआ, डाइपोल मोमेंट ये रहा माइनस क्यू से प्लस क्यू, है ना, यही डायरेक्शन होती है उसकी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, दोनों के बीच में कितना एंगल हुआ, दोनों के बीच में एंगल हुआ थीटा, ऐसे कुछ रखिए, ये घूमेगा अब
देखना कैसे घूमेगा अभी, कितना टॉर्क लगेगा, ये बात भी अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ये Q और ये माइनस Q, देखें जरा लिखें, इसकी डेरिवेशन को थोड़ा डिटेल में लिखेंगे। देखो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो लिखो, बना लो ये डायग्राम पहले। कंसीडर है इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर एन कर लो, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, consider an electric dipole of dipole moment P having magnitude of charges Q, small q, having magnitude of charges Q, placed at an angle theta, with the direction of a uniform electric field, of magnitude E, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, it will experience no net force, but will experience a net torque, नेक्स्ट लाइन में लिखो, a force couple is acting on the dipole, ये फोर्स की डायरेक्शन भी बना लेंगे। देखो डायग्राम में ये QE और ये भी देखो हमने बना दिया ऐसे पीछे QE, ठीक है। इसको देखो एक ट्राइंगल को भी एक नाम दे देते हैं, अभी ट्राइंगल का भी यूज करने वाले हैं। ये A B ये C, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल will be given as, ऐसे लिखना फिर, टॉ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the forces, force into perpendicular distance between the forces, ये होता है फोर्स कपल का फॉर्मूला। नहीं याद है तो देखना रोटेशन वाली कॉपी उठा के, है ना। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, है ना, कोई भी एक फोर्स ले लो, उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड में उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये दोनों बोले इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, इसलिए फोर्स कपल होता है। और फोर्स कपल से टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख दो मल्टीप्लाइड में उन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इन दोनों फोर्सेस के बीच की, देखो लाइन ऑफ एक्शन बताओ, इसको आगे बढ़ा लो, इसको भी आगे बढ़ा लो, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, ये लाइन BC जो है वो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वही अब हमने लिखनी है। तो जरा देखें, टॉ इक्वल टू फोर्स, देखना फोर्स कितना हुआ, फोर्स हुआ QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस कितना हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस हुआ, इसको BC लिख देते हैं। वैसे तो ए साइन थीटा लिख देते हैं अभी, पर थोड़ा बोर्ड में थोड़ा इज्जत से लिखना है तो जरा लिखते हैं। देखो इसको, तो देखो ट्राइंगल वाइंगल से लिख देते हैं थोड़ा सा अच्छे से, है ना, पूरा माहौल बना के। तो यूजिंग ट्राइंगल ABC, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आया बोलो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आया, तो साइन थीटा इक्वल टू ये देखो BC अपॉन AB, तो BC निकालना है ना, तो लो भाई AB इंटू साइन थीटा, AB कितना, A साइन थीटा, ये BC की वैल्यू आ गई, BC इक्वल टू कितना आ गया, A साइन थीटा आ गया। क्लियर हो गई बात। ये देखो इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इसको इतना नोट कर लो, मैं रब कर रहा हूँ, देखो इसको इन 1 पुट करेंगे। तो इन 1 में देखो टॉ इक्वल टू, है ना, इसके बाद इसके कंटिन्यूएशन में लिख रहे हैं आगे, टॉ इक्वल टू QE, तो इसको क्या लिख दो, A
साइन थीटा। जरा देखना आप ध्यान से, टॉ इक्वल टू, रीअरेंज करो इसको, क्यू ए इंटू ई इंटू साइन थीटा। ये क्यू ए क्या है ना, नोट करना, मैं रब कर रहा हूं इसको। टॉ इक्वल टू क्यू ए क्या है बोलो, पी, और ये क्या है, पीई साइन थीटा। बोलो क्यू ए क्या होता है, क्यू और ए का प्रोडक्ट, चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। तो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है, तो क्यू इंटू ए को क्या लिख दिया, पी, पी क्या है, डाइपोल मोमेंट, पी साइन थीटा। ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकला है। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, इन वेक्टर फॉर्म टॉ वेक्टर इक्वल टू पी क्रॉस ई, टॉ वेक्टर इक्वल टू पी क्रॉस ई, ये फॉर्मूला बन गया। नोट करो देखो इसको। इतनी बात देखो सभी लोगों को क्लियर हो गई। तो P साइन थीटा है ना, तो टॉ इक्वल टू देखो कितना हो गया, P क्रॉस ई हो गया। बोलो इतनी बात तो सभी को क्लियर होती है ना। डॉट प्रोडक्ट में ए बी कॉस थीटा होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। तो P क्रॉस ई टॉर्क की कोई वेक्टर फॉर्म में आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, क्योंकि टॉर्क तो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी कुछ होगी, तो इसके फॉर्म में ये वेक्टर फॉर्म आ गई। तो जरा ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले हैं। मैग्नीट्यूड तो बना ही लोगे, तो ये याद रखना बस, इसको ओपन करोगे तो बन जाएगा P क्रॉस ई है ना, P साइन थीटा से बन गया। तो ये टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस ई का फॉर्मूला है। अब देखो कुछ और बातें इसी फॉर्मूले से। देखो एक बात तो ये है कि जो टॉर्क लगेगा वो किस तरह से लग रहा है, देखो है ना। अब थोड़ा डिटेल में समझेंगे देखो, थोड़ा सा अच्छे से, ताकि क्वेश्चन हम आराम से सॉल्व कर पाए। देखो तुमसे बोलूँ कि मैं टॉर्क की जो डायरेक्शन है, टॉर्क किस तरह से लग रहा है बताओ, इसको कैसे घुमाना चाह रहा है, क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है ऐसे। और क्या कोशिश कर रहा है ये टॉर्क कि ये जो डाइपोल है उसकी डायरेक्शन कैसी हो जाए, इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो जाए। बोलो ऐसे घुमाना चाहता है ना, ये भी ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, ये भी इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। तो ये जो टॉर्क है वो क्या कोशिश कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो जाए डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो लिखो इसमें नीचे, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी सच दैट, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी सच दैट डाइपोल मोमेंट अलाइन इटसेल्फ, will be such that dipole moment align itself in the direction of electric field, align itself in the direction of electric field। ठीक है, अब देख लो कुछ और चीजें भी मैं बताता हूं तुम्हें यहाँ पर। देखो अगर मैंने मान लो इस डाइपोल को, इसको भी बनाना नहीं डायग्राम को, पहले समझ लो इसको है ना, इसमें बनाना कुछ नहीं है। देखो अगर ये मैं इसको ऐसे रखूं, देखो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये ऐसे रख दिया मैंने डाइपोल, ये ऐसे। ठीक है, तीन स्पेशल लोकेशंस की बात कर लेते हैं, इसको अच्छे से नोट भी कर लेंगे, पहले इसको समझ लो। देखो ये माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये ऐसे, और ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वही वाली हमारी है ना। डाइपोल को अलग अलग तरीके से रखेंगे, इसमें डाइपोल को ऐसा रख दिया, माइनस क्यू इधर और प्लस क्यू इधर। ठीक है, और इसमें डाइपोल को रख दिया ऐसे, ये माइनस क्यू इधर और ये प्लस क्यू इधर। ठीक है, अब देखना ये वाले केस में मुझे बताओ थीटा कितना है इसमें। ये जो केस है इसमें थीटा कितना है, इसमें थीटा कितना है, और इसमें थीटा कितना है। फर्स्ट केस में बोलो थीटा, बोलो कितना होगा, कितना, बिल्कुल सही बात है। इस केस में कितना हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इसमें बोलो कितना थीटा,
डाइपोल मोमेंट इधर माइनस क्यू से प्लस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो बताओ डाइपोल मोमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डाइपोल मोमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। बताओ कितना एंगल हो गया, टेल से टेल मिलानी ना इनकी, तो कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो बताओ ये कितना हुआ, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत बढ़िया। इसमें देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये कितना, ये तो साफ साफ नजर आ रहा है। इसके अंदर थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। अब जरा ध्यान से समझना, अगर मैंने इस डाइपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया अपनी जगह से, है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है यहाँ पे, इस डाइपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, चलो भाई कर दो, लो भाई कर दिया, ये लो माइनस क्यू ऐसे और प्लस क्यू ऐसे, क्या ये दोबारा इस पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा? पहले तो मुझे ये बता दो कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे इस पे टॉर्क कितना लगेगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे इस पे टॉर्क कितना लगेगा? टॉर्क इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, टॉर्क इक्वल टू तो सर पी साइन थीटा है, और थीटा को 0 डिग्री पुट कर दे तो टॉर्क की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे डाइपोल विल एक्सपीरियंस नो टॉर्क, और फोर्स तो पहले से ही नहीं था, फोर्स तो कभी नहीं लगता। ये तो बड़ी अच्छी सी बात आ गई, ये तो इक्विलिब्रियम हो गया कि नहीं हो गया? फिर ये बताओ इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? रोटेशन में हमने बोला था देखो दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और एक इक्विलिब्रियम क्या होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। दो तरह के इक्विलिब्रियम बोले थे हमने, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। और अगर दोनों तरह के हों तो उसको एक ऐसा बोलते हैं कि बॉडी इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, या फिर सिंपली क्या बोलते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है ना। इक्विलिब्रियम में अगर बॉडी है तो वो ट्रांसलेशनल में भी होगी और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगी। तो क्या थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्या ऐसा कुछ लग रहा है कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है? क्या थीटा इक्वल, क्योंकि देखो ट्रांसलेशनल तो हर जगह ही होता है, ट्रांसलेशनल तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स तो हर जगह ही 0 होता है, पर ये थीटा 0 डिग्री ऐसी स्पेशल जगह मिली जहां पे टॉर्क भी 0 मिल गया। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कंप्लीट इक्विलिब्रियम की पोजीशन। अभी लिखेंगे एक बात इसमें भी, आगे आ जाओ 180 डिग्री पे आओ। अभी 180 डिग्री में टॉर्क कितना, 180 डिग्री में बोलो भाई टॉर्क कितना, बोलो बोलो बोलो, साइन 180 कितना, 0। टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई, 0। एक और जगह मिल गई जहां पे नेट टॉर्क 0 है, 0 नेट टॉर्क यहाँ भी 0, फोर्स इधर 0 इधर 0, फोर्स तो हमेशा ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना, 0। तीसरी वाली थोड़ी सी अलग है, इसमें नहीं 0 होगा। पी साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 नहीं होती भाई, कॉस 90 की होती है 0, है ना। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये बताओ, ये तो पी, ये तो मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है। इन दोनों की पहले बात कर लें। तो देखो इन दोनों, ये जो डायग्राम हमने बनाया इसके नीचे देखो, चलो पहले मैं है ना थोड़ा सा एक लाइन, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, एक लाइन का स्पेस छोड़ देना, उसके नीचे लिख दो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। एक लाइन छोड़ देना इसमें, फिर लिखो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री आर पोजीशंस ऑफ कंप्लीट इक्विलिब्रियम। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री आर पोजीशंस ऑफ कंप्लीट इक्विलिब्रियम। whereas theta equal to 90 degree, whereas theta equal to 90 degree is position of maximum torque, whereas theta equal to 90 degree is position of maximum torque। कंप्लीट इक्विलिब्रियम में ना नीचे कहीं ब्रैकेट में लिख लेना रोटेशनल, है ना, एज वेल एज ट्रांसलेशनल, है ना, ऐसा लिखना है, देखो ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, ये साथ में लिख लेना कंप्लीट के साथ में, ताकि ध्यान रहे तुम्हें कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। तो ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल कंप्लीट इक्विलिब्रियम के साथ में लिख लेना इसको जरा नीचे, ठीक है। तो देखो 0 डिग्री और 180 डिग्री कंप्लीट इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, इसके अलावा कोई नहीं आएगा, है ना। 0 से 360 डिग्री के बारे में बात करेंगे पूरा, है इस तरह से। तो ये देखो 0 डिग्री पे आ गया और 180 डिग्री पे आ गया, 360 को इंक्लूड नहीं करना हमने, है ना। 0 से जस्ट शुरू किया तो 360 के जस्ट पहले खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो है दो पोजीशंस, ये दोनों पोजीशंस क्या होती है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है। अब जब इक्विलिब्रियम हो जाता है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम, तब हम एक बात और करते हैं जो पहले भी हमने करी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब हम इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं, कंप्लीट इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं, तो हम ये भी देख लेते हैं साथ ही साथ कि बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल और स्टेबल कैसे पहचाने, अगर उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करें
और फिर से अगर उसकी वहीं पे आने की टेंडेंसी हो तो इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। और अगर थोड़ा डिस्प्लेस करें और उसकी दोबारा वहां आने की टेंडेंसी नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जरा देखो 0 डिग्री वाली पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम की है, कैसे कैसे भाई कैसे। और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री वाली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मैक्सिमम टॉर्क की पोजीशन है। ये क्या है, मैक्सिमम टॉर्क की पोजीशन है। तो देखो भाई 0 डिग्री स्टेबल, देखो इतनी, देखो देख लो, समझ लो इसको, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके चेक करते हैं भाई, स्टेबल अनस्टेबल ऐसे ही करते हैं। एक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट भी होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली, देखना वर्क एनर्जी पावर में अगर भूल गए हो तो। वर्क एनर्जी पावर में हमने पढ़ा था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी से भी करेंगे हम इसको आगे के पार्ट में, फिलहाल तो उससे ही देख लो कि डिस्प्लेस करके वापस आ रहा है कि नहीं। पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट से भी करेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट में, है ना। देखो इसको घुमाओ और बताओ इसका टॉर्क किधर लग रहा है ना। टॉर्क देखो, ये प्लस क्यू पे फोर्स इधर, माइनस क्यू पे इधर, तो बताओ कैसे घुमा रहा है इसको, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, मतलब फिर से इधर लाने की टेंडेंसी है इसकी। इसका मतलब कैसा इक्विलिब्रियम हुआ ये, स्टेबल। 90 डिग्री पे नहीं चेक करना ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल, जब वो इक्विलिब्रियम का ही नहीं है तो फिर उस पर ऐसी बात ही क्यों करनी कि स्टेबल की अनस्टेबल। स्टेबल अनस्टेबल तो बात की बात होती है, पहले इक्विलिब्रियम तो हो, वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम है ही नहीं, तो इसलिए उसमें नहीं सोचना कि घुमाएं तो कहाँ जाएगा, जब वो इक्विलिब्रियम है ही नहीं तो स्टेबल अनस्टेबल की उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात। तो देखो इसमें देखें, ये तो बात समझ में आ गई नहीं। इसको थोड़ा डिस्प्लेस करो, प्लस पे इधर माइनस पे इधर, मतलब ऐसे दोबारा घुमा के इधर ला रहा है ना, दोबारा ऐसे रोटेट कर रहा है उसको, तो फिर वापस वहीं लाने की कोशिश कर रहा है, 0 डिग्री पे लाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये स्टेबल। ठीक है, इसको भी जरा छोटा सा डिस्प्लेस कर देते हैं अपनी जगह से, है ना। ये लो भाई, इसको ऐसे ही कर दिया, ये माइनस, है ना, थोड़ा ऐसे घुमा दो थोड़ा सा, तो लो भाई माइनस क्यू को इधर ले आओ और प्लस क्यू को इधर ले, बताओ घुमाओगे तो ऐसे ही तो हो जाएगा, माइनस क्यू नीचे आ जाएगा, प्लस क्यू ऊपर आ जाएगा, बोलो आ जाएगा कि नहीं। तो देखो प्लस क्यू पे फोर्स इधर ऐसे क्यू ही, माइनस क्यू पे फोर्स इधर ऐसे, तो बताओ ये ऐसे घुमा रहा है इसको, इसका मतलब प्लस क्यू पहुंचेगा इधर, माइनस क्यू पहुंचेगा इधर, तो बताओ ये तो घूम गया, प्लस क्यू यहां था, माइनस क्यू यहां था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब तुम इसको घुमाओ, घुमाओ भाई घुमाओ, इसको घुमाया मैंने थोड़ा, तो प्लस क्यू जाना चाहता है यहां जहां माइनस क्यू था, और माइनस क्यू आना चाहता है यहां जहां प्लस क्यू था, तो फिर तो ये तो उल्टे हो गए। इसका मतलब ऐसे घूमना चाहता है, मतलब ये 0 डिग्री पे आना चाहता है, तो 180 पे दोबारा तो नहीं आया, 180 डिग्री है ना ये वाले केस। अगर मान लो ऐसे तुम्हें घुमा के छोड़ते और फिर से इधर ही आ रहा होता, ऐसे घुमाते और फिर इधर ही आता, तब तो हम कहते कि भाई ये भी स्टेबल की है। पर इसमें थोड़ा डिस्प्लेस करो, ये घूम गया यहाँ, यूं हो जाएगा ये, तो इसका मतलब ये कैसी पोजीशन हुई, दोबारा ये नहीं आना चाह रहा इस पॉइंट पे, इसका मतलब वो पोजीशन कैसी हो गई, ये पोजीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की हो गई, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इतनी बात चलो क्लियर है। फिर देखो ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पी साइन थीटा, और थीटा साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा 90 होता है, तो थीटा 90, तो ये मैक्सिमम टॉर्क की पोजीशन है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है डायग्राम। इतनी बात आई होप सभी लोगों को क्लियर है। तो नेक्स्ट पार्ट देखो, इसमें टॉर्क कैलकुलेट कर लिया, इससे पहले फोर्स कैलकुलेट कर लिया, इसको नोट कर सकते हो। थर्ड देखो, वर्क डन टू रोटेट, वर्क डन टू रोटेट a dipole and its potential energy, and its potential energy, वर्क डन टू रोटेट a dipole and its potential energy, है ना। सब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बात चल रही है, सारा ऊपर हेडिंग जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी में बात कर रहे हैं। तो वर्क डन टू रोटेट a dipole, ये देखो, ये देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना दी। देखो एक डाइपोल है, एक डाइपोल माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और इस डाइपोल को देखो घुमाएंगे और इसका एंगल θ1 से कुछ θ2 करेंगे, है ना। इस डाइपोल को देखो घुमाएंगे, ऐसे देखो, माइनस क्यू यहाँ आ गया, प्लस क्यू यहाँ आ गया। ठीक है, देखो ये एंगल θ1 यहाँ तक है, पहले वाली इनिशियल पोजीशन का,
और तुमने इसको घुमा के यूं करना है, और नया वाला एंगल जो है θ2 है, तो हमें बताना है कि इसमें वर्क कितना करना पड़ेगा। देखो कुछ भी नहीं दिया जाता तो हम वर्क क्या मानते हैं, स्लोली मानते हैं। तो क्या ये खुद ही से नहीं घूम जाएगा क्या ऐसे? हम सोचेंगे ठीक है हमने एक डाइपोल को पकड़ के यहाँ छोड़ दिया है ना, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, हमने इस डाइपोल को पकड़ के यहाँ छोड़ दिया, तो क्या यहीं रहेगा ये? नहीं। अभी क्या समझा हमने टॉर्क में कि ये टॉर्क कैसे कोशिश करेगा इसको डाइपोल मोमेंट को फील्ड के अलाइन करने की। अगर उससे नहीं भी बात समझ में आए, फोर्स बना के देख लो, रोटेशन का सेंस देख लो। तो ये भाई ये अभी छोड़ोगे तो ये तो यूं आएगा पीछे, तो ऐसे तो नहीं जा सकता है। तो अगर ऐसे ले जाना हो तो, है ना, अगर ऐसे ले जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, बोलो? ऐसे ले जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? कैसे ले जाना हो? अगर ऐसे ले जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? हमें टॉर्क लगाना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट में? इलेक्ट्रिक फील्ड चाह रही है कि तू ऐसे हो जा, है ना, डाइपोल को क्या कोशिश कर रही है कि तू ऐसे रोटेट हो जा, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन हो जाए, जो टॉर्क है। पर हम क्या कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हम चाह रहे हैं इसको ऐसे घुमाना। तो फिर तो हमें कुछ, है ना, वर्क करना पड़ेगा, रोटेशन वाला वर्क आएगा इसमें। डिस्प्लेस नहीं कर रहे हम, इसमें घुमा रहे हैं। तो घुमाने में वर्क क्या होता है बताओ? घुमाने में वर्क क्या होता है? इंटीग्रेशन टॉ डी थीटा, है ना, घुमाना दिख रहा है, बोलो, है ना। तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन टॉ डी थीटा, ये वर्क हो जाएगा। जानते हो ना ये फॉर्मूला रोटेशन में, तो वही लगाना है अभी। तो देखो अब स्लोली वर्क करना है, तो एक्सटर्नल एजेंट को कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा ताकि वो इसको θ1 पोजीशन से θ2 पोजीशन पे घुमा दे। दोनों एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से ही हैं, θ1 पोजीशन से θ2 पे पहुंचा दे। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो देखो कितना वर्क करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉर्क लगा रही है उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉर्क लगा रही है उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो हमने उसके अगेंस्ट में घुमाना है। तो जितना टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगा रही है उतना का उतना टॉर्क लगा दो स्लो करने के लिए, है ना। मामूली थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, थोड़ा सा एक बार वेलोसिटी देनी पड़ेगी इसको, उसको नेग्लेक्ट करना है। हमने यही मानना है कि स्लोली घुमाने का मतलब दोनों टॉर्क बराबर, है ना। कुछ वेलोसिटी दे दो एक बार शुरुआत में, है ना। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि भाई टॉर्क दोनों के बराबर होगा तो घूमेगा कैसे, है ना। वो स्टार्टिंग में कोई इनिशियल वेलोसिटी दे दी, उसके बाद टॉर्क दोनों बराबर, तो नेट टॉर्क तो क्या रहा? जीरो रहा। तो कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आया, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी? फिर कांस्टेंट रहेगी। तो कांस्टेंट से घुमाना है इसको, तो नेट टॉर्क क्या रखना है? जीरो रखना है ना। तो स्लोली का मतलब नेट टॉर्क इस पे क्या रहे? जीरो रहे। जैसे वेलोसिटी मान लो हमने बोला स्लोली चलाना है, तो स्लोली चलाना है, हम बोले नेट फोर्स जीरो, चल कैसे रहा है? स्टार्टिंग में उसको कुछ वेलोसिटी दी जाती है, उसी वेलोसिटी से उसको लेके आते हैं, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में इसको थोड़ी सी एक एंगुलर वेलोसिटी दे देंगे, तो उससे अपने आप आ जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। ये स्लोली का मतलब होता है। क्लियर है बात? तो देखो हमने क्या करना पड़ेगा, जितना हमने नेट टॉर्क क्या रखना है? जीरो रखना है। तो जितना टॉर्क फील्ड लगा रही है उतना का उतना टॉर्क हमें इस पे लगाना पड़ेगा, तब ये रोटेट कर जाएगी, ठीक है। क्लियर है बात? तो लिखो इसमें, कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन, कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, placed in uniform electric field having dipole moment P, having dipole moment P, magnitude of electric field is E, magnitude of electric field is E, and dipole is rotated, magnitude of electric field is E and dipole is rotated from angle θ1 to, dipole is rotated from angle θ1 to θ2 with the direction of electric field, with the direction of electric field. फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, वर्क हैज टू बी डन, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द टॉर्क ऑफ electric field, work has to be done against the torque of electric field. फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, hence work done, hence work done to rotate the dipole, hence work done to rotate the dipole will be, ऐसे देखो, W इक्वल टू इंटीग्रेशन टॉ डी थीटा, है ना। W इक्वल टू इंटीग्रेशन टॉ डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक?
θ1 से लेके θ2 तक, θ1 से कहां तक, θ1 से θ2 तक। तो W की वैल्यू बोलो कितनी हुई, टॉर्क तो कितना लिखना है, टॉर्क लिखना है, देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या लगाया था, P sin थीटा, जनरल जगह पे, देखो वेरिएबल टॉर्क का है या काम, देखो मैं तुमसे अगर बोलूं, देखना ध्यान से समझना, देखो अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं कि एक ये ब्लॉक है और एक एक्सटर्नल एजेंट को इसको स्लोली खींचना है, एक ये ब्लॉक और एक्सटर्नल एजेंट को इसको क्या करना है, स्लोली खींचना है, तो क्या वो कांस्टेंट फोर्स लगा के स्लोली खींच लेगा, क्या वो कांस्टेंट फोर्स लगा के स्लोली खींच लेगा, नहीं, क्योंकि ये जो स्प्रिंग फोर्स लगता है वो क्या होता है, kx होता है, मतलब एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है, तो एक्सटर्नल एजेंट को भी तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, तभी तो उस पे नेट फोर्स 0 रहेगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे खींचोगे वैसे वैसे एक्सटर्नल एजेंट को भी अपना फोर्स एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी वो स्लोली खींच सकता है, तभी नेट फोर्स क्या रह सकता है, 0। ठीक उसी तरीके से इसको तुम घुमाओगे, कांस्टेंट टॉर्क लगाने से बात नहीं बननी, क्योंकि टॉर्क अलग अलग थीटा पे क्या होता है, अलग अलग होता है, तो हमने किसी जनरल थीटा पे लेके और फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एचएसएस में लेते हैं, किसी जनरल एक्स पे करके क्या करते हैं, वर्क डन इंटीग्रेशन एफ डी एक्स करते हैं, ठीक है, किसी जनरल एक्स पे लेके इंटीग्रेशन एफ डी एक्स करते हैं, लिमिट लगाते हैं स्टार्टिंग से फाइनल तक की। ठीक उसी तरीके से इसमें भी क्या करेंगे, किसी जनरल थीटा पे, θ1 से θ2 के बीच में कोई जनरल थीटा ले लिया, ठीक है, और उसको क्या कर दो, टॉट डी थीटा, उसको कर देना क्या है, इंटीग्रेट कर देना है, तो देखो θ1 से लेके θ2, तो W बोलो किसके बराबर आ गया, W विल बी PE को बाहर ले लो, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन बोलो क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, साइन का इंटीग्रेशन क्या, कॉस, साइन का इंटीग्रेशन बोलो, हाँ बताओ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, है ना, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो माइनस, ये देखो इसका डेरिवेशन भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, देखो एक θ1 से θ2 लिमिट लगा दी, बताओ फिर वर्क की वैल्यू कितनी आई, PE माइनस बाहर ले लो, और ये क्या आएगा, cos θ2 माइनस cos θ1, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो ये देखो यहाँ से W की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से W इक्वल टू हमारे लिए आया PE cos θ1 माइनस माइनस cos θ2, ठीक है, बोलो नजर आ रहा है ना, cos θ1 W इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये वर्क का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, θ1 एंगल से θ2 एंगल तक अगर हमने घुमाना है ना, θ1 से θ2 अगर हमने घुमाना है किसे, डाइपोल को, तो इतना वर्क करना पड़ेगा, θ1 का मतलब क्या है, इनिशियल एंगल, और θ2 का मतलब क्या है, फाइनल एंगल, तो ये θ1 से θ2 ये वर्क डन का फॉर्मूला है, बोलो क्लियर है इतनी बात, इतनी बात सभी को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। एक चीज और इसमें बता दो, है ना, वर्क, अब मान लो मैं तुमसे पूछूं कि वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, कितना होगा, निकाल के रखना, देखो, है ना, अगले लेक्चर में बात करेंगे उसकी। और अगर तुमसे बोले कि वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल, वो भी निकाल के रखना, है ना, अगले लेक्चर में बात करेंगे इसका, आगे एक और पार्ट हमने निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन और डिराइव करना है, तो अगले लेक्चर में देखो इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो आई होप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, मन लगा के पढ़ रहे हैं, सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा के पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अपने टाइम टू टाइम पढ़ते जाएं, बड़े अच्छे से पढ़ते जाएं, है ना, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रखें, पूरा दिन टीवी में खराब ना करें, पूरे दिन मोबाइल भी नहीं चलाना, अपनी पढ़ाई पूरी अच्छे से रहे, सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर अब तुम्हें मिल रहे हैं, तो जरा प्रॉपरली अच्छे से बात बनेगी, जैसे क्लासेस में बिल्कुल हम सिंसियरली काम करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें प्रॉपरली काम करना है, ठीक है, ओके।